नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। जो दलित आदिवासी हैं या पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको कोई मिला नहीं है। दलित आदिवासी का कुछ जीविका का सहारा ही नहीं है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग ने फिर पकड़ा जोर, नेता भी उतरे समर्थन में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का सख्त ऐतराज। They cannot start posing and imposing these kind of restrictive policy. फिर से लौटने लगी है सोने की चमक, 28,000 के पार पहुंचा भाव। पिछले एक महीने में ही 12% की तेजी। पीएनबी के नतीजों ने किया निराश, एनपीए बढ़कर 8.5% के पास, दोगुनी हुई प्रोविजनिंग। देना बैंक का एनपीए भी 10% के करीब पहुंचा। बाजार में आज भी हावी रही बिकवाली, खराब ग्लोबल संकेतों से सेंसेक्स 266 पॉइंट लुढ़का। दिन के कारोबार में टूटा 24,000 का स्तर। ई कॉमर्स कंपनियों को मिल सकती है 100% एफडीआई मंजूरी की सौगात, एक हफ्ते में हो सकता है ऐलान। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर भी था 26/11 के आतंकियों के निशाने पर। पूछताछ में हेडली ने किया आईएसआई का नाम, पाक की सरकारी मशीनरी को भी बताया शामिल। और सियाचिन में बचाए गए जवान की अब हॉस्पिटल में लड़ाई हो रही है जिंदगी की जंग। अगले 48 घंटे अहम, पीएम भी मिलने पहुंचे हॉस्पिटल। देश में निजी क्षेत्र में आरक्षण की जंग एक बार फिर छिड़ गई है। इस पर बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर जो अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़े मायने रखती है, और वो है बैंकों का बढ़ता हुआ एनपीए। एनपीए यानी डूबा कर्ज बैंकों के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दो सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और देना बैंक ने बेहद खराब नतीजे पेश किए, और इसमें सबसे बड़ा विलन रहा है उनका एनपीए। पीएनबी का ग्रॉस एनपीए 6.36% से बढ़कर 8.47% हो गया। वहीं नेट एनपीए 3.99% से बढ़कर 5.86% हो गया। बैंक का मुनाफा 93.4% गिरकर मात्र 51 करोड़ रुपए रह गया है। वहीं ब्याज से होने वाली आय 4,233 करोड़ से घटकर 4,120 करोड़ रही है। इसी तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग 100% बढ़कर 3,775 करोड़ पर पहुंच गई है। इधर पीएनबी के बाद आए देना बैंक के नतीजे भी काफी कमजोर रहे। कारण वही था, एनपीए बैंक को 77 करोड़ के मुनाफे की बजाय 662 करोड़ रुपए का बड़ा घाटा हुआ है, जबकि क्रॉस एनपीए 6.84% से बढ़कर लगभग 10% पर पहुंच गया है। नेट एनपीए की भी हालत अच्छी नहीं है, 4.5% से बढ़कर ये करीब 6.25% पर आ गया है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम 602 करोड़ से घटकर 567 करोड़ रुपए रह गई है। तो बैंकों के नतीजे काफी डराने वाले हैं, खासतौर पर सरकारी बैंकों के एनपीए को लेकर चिंता बहुत बढ़ गई है। सरकारी बैंक के डूबे कर्ज पर और बात करने के लिए अब हमारे साथ है हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, दोनों ही बैंकों के नतीजे देखें, कर्ज डूबने की वजह से, डूबे कर्ज की वजह से बेहद खराब इंपैक्ट है। क्या दूसरे सरकारी बैंकों के जब ये नतीजे आएंगे उस पर भी हमें एनपीए का दबाव देखने को मिलेगा? कितनी गंभीर है ये बात? काफी ज्यादा गंभीर है, और हमने इस बार देखा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी काफी प्रोविजनिंग की है। तो अब ये समस्या सरकारी बैंकों तक सीमित नहीं रही। कोई भी बैंक जिसने कॉर्पोरेट्स को लोन दिए वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अनुमान एनालिस्ट लगा रहे हैं पीएनबी के इस आंकड़े को देखने के बाद, उन्हें लगता है कि आगे आने वाले जो और सरकारी बैंकों के नतीजे हैं इस हफ्ते, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी में हम कमजोरी होते हुए देखेंगे। लेकिन एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है और सबसे ज्यादा चिंता भी उसी को लेकर है। हाल ही में पिछले हफ्ते जो एक रिपोर्ट निकाली थी मॉर्गन स्टैनले, जो बहुत बड़ा एफआई ब्रोकर है, उन्होंने अंदाजा लगाया था कि 2 तिमाहियों में 35,000 करोड़ से लोन एनपीएस बढ़ सकते हैं। तो इस वक्त करीबन 55,000 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है उसमें बहुत बड़े इजाफे की बात यहां पर कही जा रही है। काफी कुछ जो झटका हमने आईसीआईसीआई या पीएनबी में लगते हुए देखा है, वैसा ही झटका एसबीआई में भी लग सकता है। और इसका जो इंपैक्ट होगा कि लगातार प्रोविजनिंग आपको देखने को मिलेगी इस बढ़े हुए एनपीए और रीस्ट्रक्चर्ड लोन जो कि फिर से फिसल कर एनपीए होते जा रहे हैं। तो कुल अनुमान 2.25%, पूरे एसेट का 2.25% अगर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, और इसकी वजह से बैंक का मुनाफा लगातार दबाव में रह सकता है इस साल भी और अगले साल भी।
जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप। तो एक बड़ी चेतावनी की तरह ही इसे देखना चाहिए, और क्यों ना देखा जाए, क्योंकि बाजार पे भी इसका अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा है और आज बाजार में गिरावट जारी रही। सेंसेक्स 266 पॉइंट गिरकर 24,020 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 7,300 के अहम लेवल के नीचे फिसला है। दिन में जैसा हमने आपको बताया, सेंसेक्स भी 24,000 का अहम लेवल का उसने तोड़ा था, उसके नीचे गया था। मिड कैप्स की बात करें तो मिड कैप शेयरों में करीब 1.5% की गिरावट रही है। साथ ही बैंक निफ्टी भी 1% कमजोरी के साथ यहां बंद हुआ है, जो जाहिर सी बात है। पूरा हाल बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। देखिए, कमजोरी की सबसे बड़ी वजह तो दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी रही, और कल देर रात फिर से अमेरिका में एक कमजोर ट्रेडिंग सेशन था। लेकिन उसके बाद आज जापान के बाजार निक्के में भारी भरकम गिरावट 5% से ज्यादा की होती दिखी, जिसने भारतीय बाजारों का भी मूड खराब किया। दोपहर के बाद भी यूरोप के बाजार वोलेटाइल नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट से बहुत अच्छे संकेत है नहीं। इसके साथ ही करेंसी मार्केट में आज फिर से कमजोरी होती दिखी। रुपया 68 के नीचे खुलकर कमजोर हो गया। अब एफआईज की तरफ से फिर भी छोटे मोटे सही, लेकिन बिकवाली के आंकड़े ही आते हुए दिख रहे हैं, वो भी बाजार का मूड खराब कर रहे हैं। और लगातार निफ्टी एक के बाद एक निचले स्तरों की तरफ पहुंच रहा है। कुछ कमजोर नतीजे भी इसमें योगदान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सेंसेक्स आज 24,000 के बेहद नजदीक क्लोज हुआ, निफ्टी 7,300 के बेहद नजदीक क्लोज हुआ। तो काफी हद तक नुकसान देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर मार्ज ज्यादा पड़ती हुई नजर आई, और बैंक निफ्टी पर रखिए नजर, यहां पर आज कमजोरी कहीं ज्यादा थी, 1-1.25% के आसपास की। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी कम, यानी कि चौतरफा बिकवाली का दबाव आज के सेशन में, और वॉल्यूम्स भी भारी भरकम। चले, तो आज भी गिरावट रही बाजार में, लेकिन कल के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? जैसा अनिल जी कह रहे थे कि ग्लोबल मार्केट से बड़े ही खराब संकेत थे। एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त किस तरह का मामला है। डाउ जोन्स में आप देख रहे हैं अभी दबाव बना है, आधा फीसदी के आसपास की गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है। नेस्डेक में भी गिरावट ही है, हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव, बहुत मामूली गिरावट है, लेकिन अगर ये गिरावट बढ़ती है तो कल भारतीय बाजारों पर एक बार फिर अपना दबाव बना सकती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच ग्लोबल मार्केट में तेजी और घरेलू डिमांड बढ़ने से आज सोने का भाव 710 रुपए तक चढ़ गया। करीब एक साल के बाद सोने का भाव 28,000 के पार पहुंचा है। इस साल एक दिन में सोने की कीमत में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। 1 जनवरी से अब तक घरेलू बाजार में सोने का भाव करीब 16.5% तक चढ़ चुका है। बुलियन मार्केट में लगातार 8वें दिन सोने में खरीदारी ही देखने को मिल रही है। 2011 के बाद सोने के भाव में इतनी लंबी रैली देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का सहारा तो यहां मिल ही रहा है, शेयर बाजार में उठापटक से भी लोग सोने में निवेश कर रहे हैं। चलिए, अब हम लौटते हैं अपनी उस खबर पर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, और यह आपके साथ भी सीधी जुड़ी हुई है, क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर एक बार फिर घमासान मचने के आसार साफ दिख रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निजी क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश के बाद राजनीतिक दल और कॉरपोरेट्स अब आमने सामने आ गए हैं। नेता जहां निजी क्षेत्र में बढ़ते दबदबे के कारण इस क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वहीं कंपनियां इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताते हुए इसे खारिज कर रही है। आइए सुनाते हैं आपको बड़ी वॉइसेस। हम लोगों का तो आज से नहीं, दलित सेना में जब थे तब से पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी बनी, तब से हम लोगों का डिमांड है और मांग कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। चूंकि जितने पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं वो सारे के सारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है वो सब प्राइवेट में जा रहे हैं, सरकारी संस्थाएं प्राइवेट में जा रही है। और नौकरी के अलावे जो है, जो दलित आदिवासी हैं या पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको कोई मिला नहीं है। दलित आदिवासी का कुछ जीविका का सहारा ही नहीं है, और ये भी खत्म हो रहा है। तो इसी हालत में निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में है। कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वो तर्कसंगत है। जब समूचे देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा हो, जब टोटल डिसइन्वेस्टमेंट हो गया हो प्राइवेट सेक्टर का, उस समय प्राइवेट सेक्टर से आप इन समाज के वंचित समूहों को नौकरियों से अलग नहीं रख सकते। जनता दल यू संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी ऐसे सभी प्रयासों का मदद करेगा जिसमें पिछड़ी जाति के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिले। Government can enunciate and come out with any policies, but please remember it is for private sector to do what is right for their companies. They cannot start posing and imposing these kind of restrictive policies, because we have to run our businesses in a competitive way globally. तो साफ है, जो बातें अभी आपने सुनी कि एक बड़ी बहस खुल चुकी है
प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर जहां एक तरफ हमने देखा कि राजनेता कह रहे हैं होना चाहिए, शायद राजनीतिक कार्ड भी बने, तो दूसरी तरफ साफ इंडस्ट्री की वॉइस आ रही है कि इससे आप उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए, निजी क्षेत्र की बात हो रही, तो निजी क्षेत्र के लिए ही एक बड़ी खबर और आपको बताते हैं। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को अब एक जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। ये भी बता दूं कि ये भी वो कंपनियां जो बड़े पैमाने पर रोजगार दे रही हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ई कॉमर्स में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे सकती है। इसका ऐलान अगले हफ्ते ही होने की उम्मीद है। और डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, क्या डिटेल है, कब तक हो सकता है ये ऐलान और कितनी बड़ी राहत है? हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ई कॉमर्स में एफडीआई को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान करने वाली है और उसमें सबसे अहम ऐलान ये होगा कि ई कॉमर्स कंपनियों में 100% विदेशी निवेश की मंजूरी सरकार दे सकती है और इसमें वो ई कॉमर्स कंपनियां शामिल होंगी जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाती हैं सामान खरीदने वाले और सामान बेचने वाले के बीच, जिसको मार्केट प्लेस वाली ई कॉमर्स कंपनियां कहते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये रखी जाएगी कि ऐसी ई कॉमर्स कंपनियां अपनी ग्रुप कंपनियों से 25% से ज्यादा की सोर्सिंग नहीं करेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह होगी इस गाइडलाइंस में कि ई कॉमर्स की परिभाषा को लेकर अब तक जो उलझने हैं सरकार इसको भी दूर करेगी और ये सारा ऐलान मेक इन इंडिया वीक शुरू होने से पहले किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। और आपके फोन से जुड़ी हुई एक खबर, जी हाँ, कॉल ड्रॉप की रिपोर्ट से एक बार फिर टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई टेलीकॉम कंपनियों को आमने सामने ला दिया है। टीआरआई ने देश के चुनिंदा शहरों में कॉल ड्रॉप को लेकर जो ड्राइव टेस्ट कराया था उसकी रिपोर्ट को टेलीकॉम कंपनियों ने खारिज कर दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटर की ड्राइव टेस्ट में 2G सर्कल में सभी टेलीकॉम कंपनियां फेल हुई थी। रिपोर्ट में कॉल ड्रॉप की दिक्कत में कोई सुधार नहीं देखा गया था, लेकिन इस रिपोर्ट को टेलीकॉम कंपनियों ने, जैसा हमने आपको बताया, खारिज किया था। लेकिन टीआरआई चेयरमैन आर एस शर्मा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उनका कहना है कि यह टेस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया था। Telecom road tests are regularly done by TRAI. Now, what has happened since the last time, the telecom companies had started raising objections saying that you don't consult us as to which roads you are using. So we started that process also. We said, yes, fine, you tell us. So this time when we did the test, we had actually taken their suggestions also into account. यात्रा.com पर टैक्स की जांच के बाद अब दूसरे ट्रैवल पोर्टल्स GoIBBO पर भी सरकार का डंडा चल गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स GoIBBO की टैक्स देनदारियों की जांच कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि साल 2011 से ही कंपनी पर नजर रखी जा रही थी। GoIBBO पर 35 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है, लेकिन DGCEI का समन जाने के बाद कंपनी ने 5 करोड़ रुपए टैक्स जमा कर दिया था। टैक्स देनदारियों के बकाया को लेकर फिलहाल यात्रा.com, मेक माई ट्रिप और GoIBBO तीनों की जांच चल रही है। जांच के बाद कंपनियों को समन भी जारी किया जा सकता है। और यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे देखिए कैसे बाढ़ की तबाही से पहले खबरदार करेगा गूगल। और आवाज एट 9 में अब हम बात करेंगे बजट से जुड़ी खबरों की। बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बजट की पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर सीएनबीसी आवाज आपके साथ है। वित्तीय घाटे के मामले में वित्त मंत्री के सामने आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति बन रही है। एक तरफ ग्रोथ बढ़ाना जरूरी है तो दूसरी तरफ वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखना जरूरी। सवाल यह है कि आखिर वित्त मंत्री इस बजट में क्या करने जा रहे हैं? जेटली ग्रोथ के साथ जाएंगे या वित्तीय घाटा संभालेंगे या फिर वो मध्यम मार्ग पर चलेंगे? वित्तीय घाटे के मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली की स्थिति बिल्कुल इस रोप वॉकर की तरह है। जरा सी चूक हुई नहीं कि अर्थव्यवस्था धड़ाम। वित्तीय घाटे के मामले में देश की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए जरा ये समझ लीजिए। 2013-14 में वित्तीय घाटा रहा 4.5%, 2014-15 में 4 और 2015-16 में ये 3.9 रहने की उम्मीद है। 16-17 के लिए 3.5% का टारगेट है। वहीं 2018 तक इसे 3% तक लाने का लक्ष्य है। वित्तीय घाटे में इजाफे की आशंका इसलिए भी है क्योंकि नए वित्त वर्ष खर्च के ढेर सारे विंडो और खुलने जा रहे हैं।
सातवें वेतन आयोग और वन रैंक वन पेंशन को लागू करने से करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। चौथवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो राज्यों को ज्यादा पैसा देना होगा। सवाल यह है कि सरकारी खर्च बढ़ाकर ग्रोथ बढ़ाई जाए या फिर खर्चों में कटौती कर वित्तीय घाटे को कम किया जाए। The Indian economy is currently being viewed as a beacon of stability because of the steady disinflation, a modest current account deficit, and commitment to fiscal rectitude. This needs to be maintained so that the foundations of stable and sustainable growth are strengthened. आरबीआई गवर्नर का मानना है कि सरकारी खजाने पर सातवें वेतन आयोग और वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की वजह से बोझ बढ़ेगा और इससे महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन सरकार की दलील है कि इन सारे खर्चों को जोड़ने के बाद वित्तीय घाटे का लक्ष्य तय किया गया है। Both the 7th Pay Commission as well as one rank one pension was fully factored into our thinking when we in fact laid out the roadmap of 3.9% fiscal deficit this year and then 3.5% fiscal deficit thereafter and then 3% the following year. एक तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी नहीं बढ़ रही है। अब भी महज 3.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। काला धन माफी योजना फेल हो गई। सरकारी कंपनियों का विनिवेश भी लक्ष्य के बराबर नहीं हुआ। ग्रोथ जरूरी या वित्तीय घाटा घटाना, इस मुद्दे पर बैंकर भी बटे हुए हैं। If fiscal latitude is taken to put in for investment and we don't go from 3.9 to 3.5, maybe stick to 3.9, that's what's happening world over. The earth will not shatter. It's probably the right thing to do in my opinion. We want to make sure that the fiscal deficit is in control because otherwise that puts pressure on the bond markets and bond yields go up. You're already seeing bond yields under pressure upwards, partly coming out of conversion of DISCOM debt onto state government balance sheets. And therefore, we must look at fiscal deficit consolidated between center and the states. हालांकि मूडीज की हालिया रिपोर्ट से जेटली को कुछ राहत जरूर मिली होगी। मूडीज ने कहा कि वित्तीय घाटे के मामले में भारत की स्थिति पहले से ही खराब है। अगर इसमें थोड़ी और गिरावट भी आ गई तो रेटिंग कम नहीं होगी, क्योंकि हमें इसका अंदाजा पहले से ही है और हमने इसे रेटिंग देते वक्त इसे भी ध्यान में रखा है। अलेक्जेंडर मैथ्यू के साथ ऋतु सिंह। इस बार वित्त मंत्री जेटली की है अग्नि परीक्षा। ग्रोथ जरूरी या फिर वित्तीय घाटा? कि वित्तीय घाटे को मैनेज करना एक टाइट रोप वॉक की तरह से है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आखिर कब तक? फिस्कल पॉलिसी में स्पेस नहीं है क्योंकि आप पहले से अपने टारगेट से हट चुके हैं और मॉनेटरी पॉलिसी में स्पेस है। आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करे सरकार? दिग्गजों के बिग बजट आइडिया। किसी भी तरह से असेट्स को मोनेटाइज करनी पड़ती। बजट पर आवास की खास पेशकश कल शाम 5 बजे। अगर आप एयर इंडिया से कहीं जाने वाले थे लेकिन प्लान कैंसिल हो गया है तो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि स्पाइस जेट के बाद अब एयर इंडिया ने भी टिकट कैंसिलेशन चार्ज बढ़ा दिए हैं। एयरलाइन ने कैंसिलेशन चार्ज को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया है। ये बढ़ोतरी 16 फरवरी से लागू होगी। भारत में गूगल अब बाढ़ की तबाही आने से पहले इसकी जानकारी आपको दे देगा। गूगल ने इसके लिए एक नया अलर्ट विकसित किया है। गूगल देश के करीब 177 नदियों से आने वाली बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी करेगा। गूगल पूरे इसे टाइमलाइन पर आपको ये जानकारी देगा। इसके अलावा वो आपको ये भी बताएगा कि तूफान या बाढ़ के वक्त अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो कैसे बचा जाए। इधर रोजाना बढ़ती बीमारियों और सेहत की परेशानियों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक अहम पहल कर सकती है। दिल्ली सरकार राजधानी में हर एक नागरिक का एक हेल्थ कार्ड बनवाने की तैयारी कर रही है। हेल्थ कार्ड बनाते वक्त मरीज का पूरा डेटा उसमें दर्ज कर लिया जाएगा, जैसे पिछली बीमारी क्या थी उसका ब्यौरा, मौजूदा इलाज के प्रिस्क्रिप्शन का ब्यौरा आदि। इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए उस डेटा की जानकारी किसी भी अस्पताल में मिल जाएगी। सियाचिन में एक बार फिर बड़ा चमत्कार देखने को मिला है। बर्फ में पिछले 6 दिन से दबे रहने के बाद भी एक जवान ने मौत को मात दे दी है। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। वो आर्मी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लांस नायक हनुमान थापा की सेहत की जानकारी लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। इससे पहले जवान से मिलने आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी हॉस्पिटल आए थे।
मुंबई हमलों का हमलों का गवाह डेविड हेडली ने पाकिस्तान के खिलाफ कई राज उगले हैं। आज उसने साफ कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी संगठनों को हर मदद मुहैया कराती है। हेडली ने कबूला है कि वो खुद भी आईएसआई के लिए काम करता था। उसने बताया कि 2006 में मुंबई पर हमले का प्लान बना और मुजफ्फराबाद में 2007 में इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई। इस कैंप में मुंबई के सिद्धिविनायक टेम्पल की रेकी करने के लिए भी उससे कहा गया था। और अब हम बात करेंगे वैलेंटाइंस डे की। वैलेंटाइन डे के मौके पर आपको मुफ्त में विदेश यात्रा का मजा लेने का मौका मिल सकता है। आपको दिल्ली, मुंबई समेत 6 बड़े शहरों में मुफ्त में घूमने फिरने और एडवेंचर गेम्स खेलने का भी ऑफर मिल सकता है। जी हाँ, ये सब ऑफर लेकर आई हैं कैब एग्रीगेटर कंपनियां। लेकिन कैसे मिलेगा ये ऑफर, आइए आपको बताते हैं। अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो आप अपने वैलेंटाइन डे को और भी ज्यादा रोमांटिक और स्पेशल बना सकते हैं, क्योंकि आपके वैलेंटाइन डे को खास बनाने के लिए इस बार पूरी तैयारी में है ओला, उबर जैसे कैब एग्रीगेटर कंपनियां। ओला 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन अपनी ऐप में खास वैलेंटाइन डे कैटेगरी देगा। इस कैटेगरी से बुकिंग करने पर आपको एडवेंचरस ऑफर मिलेंगे। मसलन दिल्ली में पैरा मोटरिंग, मुंबई में जिप लाइन, पुणे में अंडर वाटर हॉकी, बैंगलोर में पैराग्लाइडिंग, चेन्नई में सर्फिंग और हैदराबाद में कयाकिंग जैसी एडवेंचरस गेम्स का फ्री में लुत्फ उठाने का मौका दिया जाएगा। ओला के साथ साथ उबर ने भी अपने यूजर के लिए वैलेंटाइन डे के साथ पूरे वीकेंड को सबसे खूबसूरत बनाने की तैयारी कर ली है। उबर ने इसके लिए मुसाफिर वेबसाइट.com के साथ हाथ भी मिलाया है। उबर अपने 82 लकी विजेताओं का चयन करेगा। इन विजेताओं को विदेशों में 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने का ऑफर दिया जाएगा। इसके अलावा देश में 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी ऑफर होगा। यहाँ 2 दिन और 3 रात मुफ्त में ठहरने की व्यवस्था होगी, लेकिन इसके लिए आपको 12 फरवरी सुबह 10 से 12 के बीच उबर राइड बुक करनी होगी। इसी तरह से मेरू कैब भी वैलेंटाइन डे के दिन हर राइड पर 14% तक का डिस्काउंट का ऑफर दे रहा है। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।